हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडेश भाई। ये है रिएक्ट ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ का एपिसोड नंबर 5। इस एपिसोड में हम कुछ डिफरेंट देखेंगे जो अभी तक हमने नहीं देखा है। वो है कंपोनेंट्स रिएक्ट में होते हैं। थोड़े बहुत हमने बेसिक डिस्कस किया था जब हमने फोल्डर के बारे में समझा था, या फिर प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करना है ये समझा था। तब हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत समझा था, बट इतना डीप नहीं गए थे जितना आज हम चाहेंगे। तो कंपोनेंट्स होते हैं क्या रिएक्ट में कंपोनेंट्स होते हैं दो टाइप के। एक तो होते हैं फंक्शन कंपोनेंट, एक होते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट है क्या? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन है। क्यों है? क्योंकि वो सिंगल डिव के अंदर पूरा वर्क करती है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि हम पूरी की पूरी एप्लीकेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सपोज़ करो, जैसे अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल से हम डिस्कस करना चाहें, तो ये बटन एक कंपोनेंट हो सकता है जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको यूज़ किया है। कि यहाँ पर इस बटन में इसका बैकग्राउंड कलर वाइट दिया, टेक्स्ट का कलर ब्लैक दिया। सेम बटन हमने यूज़ किया है, यानी दिस इज़ द सेम कंपोनेंट। और यहाँ पर इसका कलर जो है वो है ब्लू एंड टेक्स्ट का कलर है वाइट। फिर हम एक कंपोनेंट हेडर बना सकते थे, एक इसी तरीके से हम फुटर का कंपोनेंट बना सकते थे। तो इन सब कंपोनेंट को हमने एक जगह पे इकट्ठा किया और एक एप्लीकेशन बना दी। ठीक है, तो होपफुली इतना समझ में आया होगा कि कंपोनेंट एक्चुअल में होते क्या हैं, हम इनको यूज़ कैसे करने वाले हैं। कि अब कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो इसके बेनिफिट क्या होंगे। ठीक है, हम बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कोड रीयूजेबल हो जाता है। सब कोड रीयूजेबल कैसे हो रहा है? अब जैसे मैंने यहाँ पे एक बटन का एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर से एक सिंगल बटन का कोड मैं लिखूँगा और उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स पास करके, मतलब कलर और टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट कल टेक्स्ट भी मैं डिफरेंट दे सकता हूँ, बट बटन का कंपोनेंट सेम है और मैं अलग अलग जगह पे सेम बटन यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ मेरा कोड रीयूजेबल हो रहा है, ईजी टू मेंटेन हो रहा है। ईजी टू मेंटेन क्यों हो रहा है? कि अगर मुझे मान लो पूरी एप्लीकेशन में इस बटन को, अब ये जो जो कॉर्नर्स के सर्कल में है, इसको कंप्लीट सर्कुलर बनाना होता, मान लो मुझे इसकी बॉर्डर रेडियस 50% लेकर आनी होती, तो मुझे सिर्फ सिंगल जगह चेंजेस करने हैं। ठीक है, मैं एक जगह चेंजेस करूँगा और वो पूरी के पूरी चीज़ मेरी एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। तो ईजी टू मेंटेन है, कोड सेपरेट हो जाता है हर चीज़ का। हर एक कंपोनेंट को हम सेपरेटली हैंडल कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। और टीम में मल्टीपल लोग अलग अलग कंपोनेंट्स पे वर्क कर सकते हैं एक ही एप्लीकेशन में। और सबसे मेन और जो बेस्ट चीज़ मुझे लगती है कि हमने कहीं पे भी चेंज किया है और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है हर जगह पे। ठीक है, अब इन कंपोनेंट्स में ना एक बेसिक चीज़ जो आती है वो आती है प्रॉप्स। वो हम कोड के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले हम अपना कोड करना शुरू करते हैं धीरे धीरे। मेन चीज़ वही है कि अगर कोड करना समझ में आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट को ऐसे ही पड़े रहने देता हूँ और इसमें एक और न्यू फोल्डर बनाता हूँ, क्लास कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट पहले यूज़ होते थे, अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। मतलब जो पुरानी लीजिए सी एप्लीकेशन तुम्हें मिलेंगी उसके अंदर तुम्हें क्लास कंपोनेंट मिलेंगे। बट अब की डेट में कोई भी क्लास कंपोनेंट नहीं यूज़ करता ज़्यादातर। तो ये क्लास कंपोनेंट में क्या होता है कि हम यहाँ पर एक कंपोनेंट रिएक्ट से इंपोर्ट करते हैं, जो कि जो हमारी जो क्लास है वो उसको एक्सटेंड करेगी। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, एंड मैं यहाँ पर एक क्लास बना लूँ। सबसे पहले इसको बंद करते हैं, स्नूज़ किया इसको नेक्स्ट 40 मिनट्स के लिए। अब यहाँ पे क्लास बनाई मैंने। क्लास बनाने के बाद मैं यहाँ पे क्लास का नेम देता हूँ क्लास कंपोनेंट। ठीक है, और फिर हम इसको करेंगे एक्सटेंड। एक्सटेंड करने का मतलब हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं हम एक क्लास को, जो कि होगी रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ये मिल गई। ठीक है, ये हमारा एक क्लास कंपोनेंट प्रिपेयर हो गया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, या फिर हम इसको यहाँ पे भी डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते थे इस तरीके से। ठीक है, देन हम यहाँ पर रिएक्ट डॉट कंपोनेंट यूज़ करने की जगह डायरेक्ट कंपोनेंट लिख लेते तो भी काम कर जाता। अब इसमें एक
कंपलसरी मेथड है, या फिर जो एक कह सकते हैं कि ये होना ही होना है, वो है रेंडर। जो कोड हम लिखेंगे वो रेंडर होना ज़रूरी है। रेंडर होगा और यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे। मान लो मैं एक डिव रिटर्न करा देता हूँ अभी के लिए। डिव के अंदर एक दे देता हूँ h1, और इस h1 में लिख देता हूँ हेलो आई एम क्लास कंपोनेंट। दैट्स इट, एक क्लास कंपोनेंट बन गया। अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट किया मैंने, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्लास कंपोनेंट। ठीक है, ये मेरा एक्सपोर्ट हो गया। अभी के लिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, हम धीरे धीरे इसको भी एक यूज़ करके दिखाऊंगा मैं इसको। अभी क्या है, मैंने एक क्लास कंपोनेंट बना लिया अपना, बहुत सिंपल कोड था, बेसिक सा। मैंने एक JSX लिखी, ये JSX लिख दी। और बट ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि क्लास कंपोनेंट में हमें एक रेंडर मेथड, जो कि कंपलसरी मेथड है, वो यूज़ करना ही करना है। ठीक है, जो हमने रिएक्ट की लाइब्रेरी इंपोर्ट करी, और उसी उसी के साथ हम एक कंपोनेंट भी इंपोर्ट कर सकते थे, या फिर हमने रिएक्ट डॉट कंपोनेंट लिख लिया। दोनों में से वॉट एवर जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर एक क्लास बनाया हमने जिसका नाम है क्लास कंपोनेंट, और वो एक्सटेंड कर रहा है इस कंपोनेंट को। ठीक है, ये एक तरीके से हम ये मान लो मान लो क्या है, हम इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। एक्सटेंड का मतलब इनहेरिट ही कर रहे हैं हम इस क्लास रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को। फिर जो भी रिएक्ट कंपोनेंट की जो भी इसके अंदर पावर्स होंगी वो क्लास कंपोनेंट को मिल जाएंगी इसके इनहेरिटेंस करने से। फिर हमने यहाँ पर देखा कि एक रेंडर मेथड है, जो कि एक मैंडेटरी मेथड है क्लास कंपोनेंट में, और जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे, जो भी इसके अंदर से रिटर्न कराएंगे, वो हमें स्क्रीन पे दिखने लग जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, JSX से रिटर्न कराना, कुछ और रिटर्न मत करा देना। ठीक, तो एक बेसिक हमने क्लास कंपोनेंट का एग्जांपल लिखा। अब इसको app.js के अंदर लेकर आते हैं। अभी फर्स्ट एंड सेकंड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जो हमने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था। इस क्लास कंपोनेंट को मैं इंपोर्ट करूँगा, क्लास कंपोनेंट। ठीक है, ये आ गया। देन हम इसको यहाँ पर इस तरीके से यूज़ करेंगे। हो गया, रन किया एप्लीकेशन तो आ गया हेलो आई एम क्लास कंपोनेंट। बेसिक एग्जांपल था, बहुत सिंपल एग्जांपल था, इसमें ज़्यादा कुछ हमने देखा नहीं। हमने ये समझ लिया कि बस क्लास कंपोनेंट बनता कैसे है। अगर क्लास कंपोनेंट के अंदर मुझे प्रॉप्स यूज़ करना हो, प्रॉप्स होते क्या है? प्रॉप्स का मतलब है, एक फंक्शन के तरीके से मैं तुम्हें पहले समझाता हूँ कि जो फंक्शन में अभी तक तुम पैरामीटर पास करते हो ना, मान लो कोई फंक्शन है तुम्हारा ए, उस फंक्शन को तुमने कहीं से कॉल करना है। अब वो फंक्शन जो है वो पैरामीटर्स कुछ एक्सेप्ट करता है, तुम्हें उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ भेजनी है, पास करनी है फंक्शन के अंदर। जो यूजुअली जब तुम रिएक्ट सीख रहे हो तो दैट मीन्स तुम फंक्शंस के बारे में समझते हो। तो जो पैरामीटर्स पास करते हैं वही यहाँ पर प्रॉप्स हो जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं है, हम सिंपली अपने फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर पास करेंगे, वो यहाँ पर प्रॉप्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल क्लास कंपोनेंट में मैंने यहाँ पर लिखा हेलो आई एम क्लास कंपोनेंट, इसकी जगह लिखता कि यहाँ पर यूज़र का नेम आना चाहिए। ठीक है, कोई जो भी यूज़र है, जो लॉगिन यूज़र है, उसका नेम आना चाहिए, और वो नेम मुझे यहाँ से मिलेगा। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट उस यूज़र का नेम पास कर दूंगा। नेम हम यहाँ पे पास कर देंगे, नेम इक्वल टू कोडेश भाई, सिंपल। और यहाँ पर मैं लिख दूँ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। ठीक है, अब ये क्लास कंपोनेंट है, इसलिए हमें यहाँ पर दिस डॉट प्रॉप्स करके यूज़ करना पड़ेगा, या हम उसको डी स्ट्रक्चर कर सकते थे। ठीक, अभी के लिए मैं इसको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, फिर डी स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो यहाँ पर तुम्हें डेटा दिखने लग गया कोडेश भाई। अब सपोज करो कि यही क्लास कंपोनेंट बहुत मल्टीपल जगह से कॉल हो रहा होता। ठीक है, यही क्लास कंपोनेंट मल्टीपल जगह से कॉल हो रहा होता, और हर जगह से एक प्रॉपर्टी आ रही होती है जिसका नाम होता पेज नेम, लिख लेते हैं पेज नेम होता। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोडेश भाई की जगह app.js, और यहाँ पर इसका पैरामीटर वो चेंज कर देता हूँ पेज नेम। सिंपल, देखें एक बार चल रहा है। ठीक है, पता चल रहा है कहाँ से आ रहा है। तो इसने क्या किया, क्लास कंपोनेंट जहाँ से कॉल हो रहा है वहाँ से उसका नेम दिखा दिया। अब ये मल्टीपल जगह से अगर ये कॉल होगा तो मैं इसी क्लास कंपोनेंट को यूज़ कर सकता हूँ। अगेन मैं डायरेक्ट इसको इंपोर्ट करूँगा और यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू पास कर दूँगा।
तो ये क्या हो रहा है, मैं कोड रीयूज़ कर रहा हूँ। जैसे हमने वो बटन का एग्जांपल समझा था कि एक मैं बटन क्लास बनाऊंगा और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ और पैरामीटर्स देके उसके प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकता हूँ और उसको किसी भी तरीके से चेंज कर सकता हूँ। मैं CSS प्रॉपर्टी भी प्रॉप्स में भेज सकता था, ठीक है। तो ये चेंज हो जाता। होपफुली अभी तक समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया है। इसके बाद अगर मानो ये तो एक बेसिक सा कंपोनेंट हो गया, मैं इसके अंदर एक और बना लेता हूँ। क्लास कंपोनेंट के अंदर एक और फाइल बना लेते हैं। उस फाइल का हम नाम रखते हैं यूज़र कार्ड .jsx। और सेम चीज़ करेंगे बट थोड़े से चेंजेस करेंगे। रिएक्ट क्यों इंपोर्ट किया फ्रॉम, फिर यहाँ से कंपोनेंट भी लिया फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे क्लास यूज़र कार्ड एक्सटेंड्स कंपोनेंट। दोनों तरीके, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों वर्क करेंगे। अब सबसे मैंडेटरी मेथड क्या है, रेंडर कराना है हमें। रेंडर कराने के लिए हमें उसमें एक रिटर्न भी करना पड़ेगा और यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस दिए। देखो रेंडर के साथ में कर्ली ब्रेसेस, रिटर्न के साथ में पैरेंथेसिस। अब एक डिव बना लेते हैं, डिव। उस डिव के अंदर एक h2 दे देते हैं, ठीक है। डेटा देंगे अभी इसके अंदर। h2 के बाद एक p टैग दे देते हैं, p टैग के बाद एक और p टैग, देन फिर से p टैग दे देते हैं, ठीक है। अब इस h2 में मैं लिख देता हूँ कि एक प्रॉप्स आएगा इसके पास, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। सेम चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं हम, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट एज, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट सिटी, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ईमेल, ठीक है। अब ये चार चीज़, ये चार प्रॉपर्टी यहाँ पे पास हो गई। क्लियर? बहुत सिंपल था। हमने यहाँ पर ये कुछ डेटा दिया और ये डेटा यहाँ पर हमने रिटर्न करा दिया। अब ये यूज़र कार्ड है। अब ये इस यूज़र कार्ड को मैं क्या करता हूँ, इस क्लास कंपोनेंट के अंदर यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर से मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने क्या किया है, जो मैंने पहले क्लास कंपोनेंट बनाया था उसी के अंदर मैं यूज़र कार्ड को इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट यूज़र कार्ड, अच्छा इसको एक्सपोर्ट नहीं किया है हमने, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र कार्ड, ठीक है। अब इस कंपोनेंट को मैं यूज़ कर सकता हूँ इस तरीके से, यूज़र कार्ड। अब उसमें 3 पैरामीटर जा रहे थे। 3 पैरामीटर क्या क्या जा रहे थे, सबसे पहले तो नेम जा रहा था, नेम मैंने दे दिया कोटेश भाई। फिर उसमें सेकंड पैरामीटर जा रहा था एज, एज मैंने दे दी 25। देन उसमें एक और पैरामीटर जा रहा था दैट इज़ सिटी, सिटी एंड ईमेल। तो मैंने यहाँ पर सिटी दे दी हैदराबाद। और यहाँ पर नेक्स्ट आएगा ईमेल, ईमेल मैंने दे दिया कोडेश भाई @gmail.com। दैट्स इट। ये अब मुझे सपोज करो ये यूज़र कार्ड 2 लोगों के लिए यूज़ करना है अलग अलग, तो मैंने दूसरा यूज़र कार्ड सेम कोड कॉपी किया अभी। यहाँ पर कोडेश भाई की जगह मैं कोडेश भाई की जगह लिखते हैं सब्सक्राइब कोडेश भाई। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूल जाना, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने देखो सेम कंपोनेंट को 2 अलग अलग जगह यूज़, सेम ही क्लास कंपोनेंट के अंदर दो बार यूज़ किया है, ठीक है।
और दोनों में अलग अलग पैरामीटर्स आ रहे हैं, यहाँ 26 कर देते हैं, दैट्स इट। अब ये क्लास कंपोनेंट कहाँ पर रेंडर हो रही है, ये हो रही है यहाँ पर इस क्लास कंपोनेंट के अंदर, इस वाले क्लास कंपोनेंट के अंदर यूज़र कार्ड रेंडर हो रहा है। यूज़र कार्ड को हमने इंपोर्ट कर रखा है, तो देखो यहाँ पर आ गया, क्योंकि हमने CSS नहीं लगाई है ऑब्वियसली ऐसा दिखेगा, बट डेटा हमारा प्रॉपर विजिबल हो रहा है क्लास कंपोनेंट का। तो उसमें हमने प्रॉप्स जो भेजे वो भी प्रॉपर तरीके से गए। हमने क्लास कंपोनेंट में दो चीज़ देखी। पहली चीज़ कि सबसे पहला रेंडर मेथड होना चाहिए, फिर कंपोनेंट को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसकी इनहेरिटेंट, वो अगर इनहेरिट नहीं होगा तो हम डेटा ढंग से यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब एक और चीज़ हम इसमें देख सकते हैं, अब यहाँ पर हम बार बार दिस डॉट प्रॉप्स लिख रहे हैं, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ कर सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ पर नेम डीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ मैं, एज, सिटी एंड ईमेल फ्रॉम दिस डॉट प्रॉप्स। ठीक है, अब मैं इसको हटा दूँ अगर, तो ये वर्क करेगा, नेम, ठीक है, सिटी एंड ईमेल। मैंने क्या किया, चारों को डीस्ट्रक्चर कर लिया ऊपर ही, और यहाँ पर सिर्फ वैल्यू शो कराई है, तो डेटा प्रॉपर उसी तरीके से विजिबल है मेरे लिए, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। मतलब कोड में हमने इसको थोड़ा रीडेबल फॉर्मेट में बनाया है, दिस डॉट प्रॉप बार बार लिखने में भी टाइम लग रहा था और रीडेबल भी नहीं था। अब ये प्रॉपर ही हमें पता है कि सारी प्रॉपर्टीज़ हमने ऊपर ही निकालनी है, अब सिर्फ यहाँ पर इसको रेंडर कराना है, दैट्स इट। ठीक, होपफुल इतना समझ में आया होगा कि हमने क्या किया है अभी तक यहाँ पर। अब इसके बाद हम आते हैं कि अगर हम फंक्शन कंपोनेंट करें तो क्लास कंपोनेंट ठीक हमने समझ लिया, दैट इज़ अ ओल्ड वे, बट मॉडर्न वे क्या है, मॉडर्न वे है फंक्शन कंपोनेंट्स। एक मैंने फोल्डर बनाया, उसमें एक फाइल दे देता हूँ, फंक्शन कंपोनेंट .jsx, ठीक है। तो फंक्शन कंपोनेंट में हमें कुछ भी इस तरीके का चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें रिएक्ट डॉट कंपोनेंट चाहिए, ये सब चाहिए, ये इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें बस सिंपल एक फंक्शन बनाना है, दैट्स इट, वो हमारा काम हो जाएगा। हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक एरो फंक्शन। ठीक है, और यहाँ से मैं सीधा रिटर्न कराऊंगा एक JSX। तो अभी हम सिर्फ एक H1 रिटर्न करा रहे हैं, तो हम कुछ नहीं लिख रहे, यहाँ पर लिखेंगे हेलो आई एम फंक्शन कंपोनेंट, दैट्स इट। इसको एक्सपोर्ट करा देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन कंपोनेंट। हमने इसको कहीं पे भी यूज़ नहीं किया है, तो अब यूज़ कर लेते हैं app.js के अंदर। यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन कंपोनेंट, और हमारा काम हो गया, आ गया डेटा, हेलो आई एम फंक्शन कंपोनेंट। अब इसमें और क्या चेंजेस हो सकते थे, जैसे हमने उसके अंदर किया था, क्या किया था कि हमने प्रॉप्स यूज़ किए थे। यहाँ पे भी अगर प्रॉप्स यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, यस हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रॉप्स नाम से एक पैरामीटर आ जाएगा, वो हमें यूज़ करना है, दैट्स इट, प्रॉप्स यूज़ हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर देता H1 हेलो Ctrl+C करता हूँ, आई एम कोडेश भाई हम वहाँ से पास करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा सीधा प्रॉप्स डॉट नेम, तो यहाँ पर ये शो करेगा। अब app.js में मुझे जैसे मैंने पहले पास किया था वही करना है, नेम इक्वल टू क्या देना है, कोडेश भाई। डेटा देखें, डेटा प्रॉपर आ रहा है। यहाँ पर हुआ क्या कि हमने एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास किया फंक्शन कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पर ये डेटा मुझे प्रॉप्स के अंदर मिलेगा, मैंने ले लिया।
और उसे प्रॉप्स डॉट नेम मैं डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर इसकी तरह मुझे दिस डॉट प्रॉप यूज़ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट प्रॉप से मुझे वैल्यू मिल जाएगी। या फिर हम एक काम और कर सकते थे कि हम इसे डायरेक्ट यहीं पर डीस्ट्रक्चर कर लें नेम के नाम से। अब मुझे यहाँ प्रॉप्स भी पास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं देखूँ तो अब भी मेरा डेटा प्रॉपर रेंडर हो रहा है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा होते तो क्या करते, मान लो यहाँ पर आता एज भी आती, एज 25 दे दिया अगर मैंने, तो कुछ नहीं, मुझे यहाँ पे बस एक कॉमा लगा के एज और यूज़ करना है। देन मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंड एज इज़ एज। ठीक है, क्लियर। अब हमने यहाँ क्या किया, एक नेम दिया, एक एज दिया। नेम कहाँ से आ रहा है, ये प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे जो पास किए हैं वहाँ से आ रहा है। या फिर तुम एक ऑब्जेक्ट बना के भी पास कर सकते हो, वो अप टू यू है। एरे भेजना है या फिर ऑब्जेक्ट भेजना है, वो तुम्हारी चॉइस है, तुम किस तरीके से डेटा भेजना चाहते हो। वो कुछ भी तुम भेजोगे वो चले जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको डीस्ट्रक्चर किया, देन यहाँ पर डेटा शो किया है। दिस इज़ फंक्शन कंपोनेंट। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या क्या है। डिफरेंस ये है कि हमें कोई क्लास कीवर्ड यूज़ नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, सीधा फंक्शन बनाया, एरो फंक्शन बनाया, दैट्स इट। उसके बाद कोई रेंडर मेथड नहीं लिखना है, सीधा हम रिटर्न करा देंगे और ये वर्क करेगा। दिस की ज़रूरत नहीं है प्रॉप्स का डेटा निकालने के लिए, दिस डॉट प्रॉप्स एंड ऑल, इस सब की हमें ज़रूरत नहीं है। और कोड कम है, और तुम देखोगे ना कि यहाँ पर हमने 3 या 4 लाइन के कोड लिखा है। सेम कोड अगर हम यहाँ पे भी लिखना चाहें तब भी हम नंबर ऑफ़ लाइंस फंक्शन कंपोनेंट्स में कम ही आएंगी हर बार इन कंपेयर ऑफ क्लास कंपोनेंट। ठीक है, मल्टीपल प्रॉप्स हमने देखे अभी कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। तुम इसमें एक चीज़ और कर सकते थे। एक तो तरीका देखो, मैंने ये बताया, यहाँ पर प्रॉप्स हमने डायरेक्ट निकालिए, या फिर प्रॉप्स यहाँ पर लिए और तुम इसको जैसे हमने क्लास कंपोनेंट में यूज़ किया था वैसे भी हम इसको यहाँ पर डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, नेम कॉमा एज, और यहाँ पर लिखते हैं हम प्रॉप्स। मैंने रिटर्न के अंदर लिख दिया था। ठीक है, डेटा स्टिल विजिबल है प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर हम इसमें चेंजेस अगर करना चाहें तो कोडिश बाई की स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, मतलब स्पेलिंग नहीं, फॉन्ट चेंज कर दिया, क्या टाइप चेंज किया है, कैपिटल में बदल दिया हमने इसको, तो डेटा कुछ वैसे ही दिखना चाहिए, सी कैपिटल हो गया। क्लियर, बहुत सिंपल था। अगर हम तुमसे कल को कोई कहता है कि तुम्हें फंक्शन कंपोनेंट यूज़ करना है या फिर तुम्हें क्लास कंपोनेंट यूज़ करना है, तो तुम एक डिफरेंस बता सकते हो कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तुम बता सकते हो कि प्रॉप्स किस तरीके से यूज़ होते हैं फंक्शन कंपोनेंट में और क्लास में क्या है। सबसे पहला डिफरेंस हमने देखा कि क्लास कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है, वो एक फंक्शन बनेगा, वो एक क्लास बनेगी। ठीक है, ऑब्वियसली जब हम फंक्शन बनाएं तो क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हमें क्लास कंपोनेंट के टाइम पर उसे कंपोनेंट से एक्सटेंड करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे। दूसरा, रेंडर एक मेथड है जो कि मैंडेटरी मेथड है क्लास कंपोनेंट में, बट फंक्शन कंपोनेंट में उसकी ज़रूरत नहीं है। थर्ड, हमने देखा प्रॉप्स में हम प्रॉप्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं फंक्शन कंपोनेंट के अंदर, प्रॉप्स डॉट जो भी उसकी वैल्यू है या फिर जो की हमने वहाँ से पास की है वही यूज़ कर लेंगे। एक चीज़ यार देखो, यहाँ पर की नेम और एज है, तो मैंने सेम नेम और एज ही यहाँ पर यूज़ किया है, कुछ और यूज़ नहीं किया है। तुम कुछ और यूज़ करने की कोशिश करोगे, जैसे मैं यहाँ नेम को नेम्स कर देता हूँ, यहाँ नेम्स कर देता हूँ, तो ये एक्सेस से ये देखो एरर नहीं आ रही है, बट डेटा नहीं आएगा यहाँ पे कुछ भी। ठीक है, तो की जो यहाँ पर, यहाँ से तुमने जो की पास की है ना, वही की तुम यहाँ पर एक्सेस करोगे, अलग मत कर लेना। गलती होती है बहुत बार, हम समझ में नहीं आता है डेटा क्यों नहीं दिख रहा है, तो ये एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। तो अब मैंने नेम्स पास किया, तो देखो नेम्स में वैल्यू आ गई है। ठीक, तो हमने प्रॉप्स में देखा, प्रॉप्स में डिफरेंस है। एक तो सबसे पहला डिफरेंस यही है कि हमें क्लास कंपोनेंट में दिस डॉट प्रॉप्स लिखना पड़ता है बार बार, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे थे यूज़र कार्ड के अंदर दिस डॉट प्रॉप्स, और यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉप्स के अंदर मुझे डेटा मिल जाता है।
ज़्यादा डिफरेंस इस चीज़ में वैसे नहीं है, एक दिस कीवर्ड का ऐड ऑन हो रहा है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स की अगर मैं बात करूं, अगर मान लो मुझे डिफ़ॉल्ट प्रॉप चाहिए, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी चाहिए कि अगर नेम नहीं आता है, इन केस कोई नेम नहीं आता है, तो मैं चाहता हूँ कि एक डिफ़ॉल्ट प्रॉप पास हो जाए। तो मैं क्लास कंपोनेंट में कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, स्टैटिक डिफ़ॉल्ट और यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम, एज अ नेम मान लेते हैं कि सब्सक्राइब, ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट है। अगर इनकेस कुछ नहीं आता है तो यहाँ पर हम ये दे देंगे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो देखो दोनों में बटन आ गया, क्योंकि सब्सक्राइब लिखा रहा है, क्योंकि सब्सक्राइब क्यों लिखा रहा है, क्योंकि जब हमने इसको रेंडर किया ना यूज़र कार्ड में, तो हमने यहाँ पर इस किसी भी उस यूज़र कार्ड के अंदर हमने ये डॉट टी नहीं दिया, तो यहाँ पर लिख देते हैं बटन टेक्स्ट, ठीक है। तो ये दोनों जगह क्या दे रहे, दोनों जगह क्या करेगा, दोनों जगह सब्सक्राइब दे देगा। अगर मान लो मैं एक में प्रॉपर्टी पास करूं बट एक में ना करूं, नो डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो देखो पहले वाले में नो डिफ़ॉल्ट आ रहा है, देन सेकंड वाले में सब्सक्राइबर है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई भी डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट पास नहीं किया है यूज़र कार्ड, इसी वाले यूज़र कार्ड के अंदर। तो ये क्या कर रहा है, जो हमने ये डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स दिए हैं उसकी वैल्यू उठा के डायरेक्ट यहाँ पे शो करा दे रहा है। अगर अदरवाइज़ क्या करेगा, अगर वैल्यू है तो वो उसकी वैल्यू, मुझे फंक्शन कंपोनेंट के अंदर डिफ़ॉल्ट यूज़ करना होता तो मैं क्या कर सकता था, एक तरीका तो ये हो सकता था कि मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पर डायरेक्ट डी स्ट्रक्चर कर लूँ, जैसे मैं नेम कॉमा एज और कॉमा मान लो यहाँ पे एक और दे देते हैं, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट, ये एक और दे देते हैं, और यहाँ पर इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट सिंपल नेम्स की जगह नेम्स कर देते हैं इसको, कि पीछे से नेम्स ही आएगा, ठीक है। तो ये तरीका हो सकता है, वैल्यू आ गई डिफ़ॉल्ट। बट अगर हम पहले वाला ही तरीका प्रेफर करें, जैसे पहले प्रॉप्स लिखा था यहाँ पर प्रॉप्स, और यहाँ तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट, इसमें दे सकते हैं नेम एज और डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर दे देते हैं हम यहाँ पर टेक्स्ट, और यहाँ लिख देते हैं प्रॉप्स, दैट्स इट। तो यहाँ नेम की जगह नेम्स आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको देखूँ तो ये डेटा आ रहा है, तो इन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं क्लास कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर दिया ना ये डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स, ये फंक्शन कंपोनेंट में पहले होता था, बट अब ये इसके अंदर डेप्रिशिएट हो चुका है फंक्शन, तो इसको यूज़ नहीं करेंगे हम, ठीक। तो होपफुली ये समझ में आया होगा। अभी तक हमने जो ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर देखे हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स कैसे हो सकते हैं, और हमने देखा प्रॉप्स कैसे पास हो सकते हैं, हमने देखा फंक्शन कंपोनेंट क्या होते हैं, क्लास कंपोनेंट कैसे यूज़ होंगे, और दोनों में डिफरेंस क्या है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हम और करेंगे, बट नेक्स्ट एपिसोड में उसमें हम क्या सीखेंगे कि पैरामीटर्स को रिक्वायर्ड कैसे करना है, पैरामीटर्स के ऊपर और वर्क करेंगे विद स्टेट। कल नेक्स्ट एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 6 में हम फोकस करेंगे स्टेट के ऊपर, हुक्स के ऊपर, हुक्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, जिसमें हम यूज स्टेट हुक के बारे में सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ प्रॉप्स पे को थोड़ा और डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे, प्रॉप्स रिक्वायर्ड कैसे करने हैं, प्रॉप्स के साथ वैलिडेशंस कैसे हम यूज़ करेंगे, इन सब चीज़ों पर वर्क करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल,
like the video and subscribe the channel. And as I say, code more, grow more. Kodesh Bhai signing off.